अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने ड्रेस 2 पीस लिया था, 6 गज़ फैब्रिक सिल्क का, इतना बारीक सिल्क थी, 1200 रुपये का। मैंने सोचा कि इसके बैक के ऊपर मुझे फ्यूजिंग करवा लेनी चाहिए और ऐसी फ्यूजिंग हो कि कपड़े के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या उसकी लचक बरकरार रहे। मैं सदर मार्केट गई और रीगल मार्केट की बैक साइड के ऊपर एक मार्केट है जहाँ से ये बुकरम मिलती है, वहाँ से मैंने ली। 150 रुपये गज़ के हिसाब से 6 गज़ कपड़ा था तो मैंने 6 ही गज़ यहाँ पे फ्यूजिंग भी ली। फिर जहाँ पे जेंट्स वगैरह के ड्रेसेस या 3 पीस ड्रेसेस जो होते हैं, सूट्स जिसे कहा जाता है स्पेसिफिकली, या वेस्ट कोट वगैरह बनती है, वहाँ पे फ्यूजिंग करवाई जाती है। सबसे पहले इन्होंने ये फैब्रिक को प्रेस किया और इसके अंदर से क्रीज़ निकाली। मुझे ये मेथड तो बड़ा ही अच्छा लगा। फिर इसके बाद देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। साथ साथ इसकी तह भी बिठाते चले गए कि इसको हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सिलवटें ना आए। काफ़ी ज़्यादा टाइम इसके ऊपर मेरा स्पेंड हुआ। वजह यह है कि ये सदर वाली मार्केट्स हैं, वहीं पे ही आपको मिल जाता है। पहले तो मैंने कैपिटल सेंटर से करवाया था, फिर गुल सेंटर से करवाया है। अभी आपके सामने रिज़ल्ट है। फिर जनाब इन्होंने यहाँ पे फ्यूजिंग को बिछाया। फ्यूजिंग की जो चिपकने वाली सतह थी वो ऊपर की तरफ रखी और जो हमारे पास सिल्क का रॉ हिस्सा है यानी उल्टा हिस्सा वो नीचे की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्यूजिंग जो है वो कपड़े की निस्बत ज़्यादा चौड़ी है और इनकी मशीन की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो साइड के ऊपर कितने ज़्यादा कर्ल्स आए वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। कपड़ा इतना सिल्की था कि खिसक खिसक के जा रहा था। ये दुपट्टे लायक भी नहीं था, तो इसको मुझे सूट लायक तो बनाना ही था। अच्छा, एक बंदा जो बैक साइड से उसको अंदर की तरफ धंसा रहा था, 2 बंदे फ्रंट की तरफ से खींच रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि फ्यूजिंग तो सही से चिपक नहीं रही है तो उन्होंने कहा कि इसकी स्पीड फटाफट बढ़ा दो, ऐसा ना हो कि कपड़ा जल जाए, मशीन के अंदर रुक जाए। क्योंकि आपको पता है जेंट्स ड्रेसेस जो होते हैं या सूट होते हैं वो थोड़े थिक फैब्रिक के होते हैं और उसके ऊपर जो बुकरम होती है वो थिक। जो मैंने अंदाज़ा लगाया अभी तक वो ये है कि ये लोग जो होते हैं ना, मोटी वाली फ्यूजिंग को इससे सही से ज्वाइन कर देते हैं या फ्यूज़ कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने फिर जब देखा कि मेरा मुंह बन गया, मेरे पूरे पूरे कपड़े का सत्यानाश हो गया, तो उन्होंने एक दफ़ा और मशीन से गुजारा तो इसके जितने बबल्स थे वो ख़त्म हो गए। घर आई, जब मैंने देखा कपड़ा बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब हो रहा है तो मेरा ब्लड प्रेशर 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ था। फिर इसके बाद मैंने ना सुबह ही सुबह उठते पहले अपनी तबीयत सही की, अल्लाह का नाम लिया और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके पीनों के साथ देखा कि कितना कोई इसमें स्ट्रेच आ रहा है। नॉर्मली जब हम ट्राउज़र कट करते हैं ना तो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे हमारे किनारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फोल्डिंग करने के बाद इसकी यहाँ पे इस तरीके से ट्राउज़र की कटिंग की। इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, लेकिन क्या ही किया जाए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 6 गज़ कपड़ा ले लिया था। चलें जी, ट्राउज़र का फ्रंट पीस मैंने यहाँ पे कट किया। फिर इसके अकॉर्डिंग मैंने इसका जो बैक पीस है वो भी कट किया। फिर इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे शर्ट की लेंथ कितनी बनती है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इस फैब्रिक को लेके मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी कि मैं इसका ट्राउज़र वो बनाऊँ जिसके पैनल्स होते हैं ना, 6-6-12 पैनल्स होते हैं दोनों साइड्स पे, वो बनाऊँ और लॉन्ग कुर्ती बनाऊँ। लेकिन भाई कुछ कुछ ख्वाब जो होते हैं ना वो ख्वाब ही रह जाते हैं। अब यहाँ से मैंने इसकी फ़िश टेल काटी थी, इसको यहाँ से सीधे पदरियाँ करके मैंने काटने की कोशिश किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 10 बजे से पहले पहले जब जिम जाती हूँ ट्राउज़र कट करके चली जाऊँ, शर्ट कट करके चली जाऊँ, थोड़ा काम निपटा के चली जाऊँ, ताकि मेरा गुस्सा, मेरा एंगर कुछ कम हो कि हाय मैंने सत्यानाश कर दिया। हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई, 150 रुपये गज़ के हिसाब से मुझे 900 रुपये की बुकरम मिली थी और 150 रुपये गज़ की ही लगाई थी इन्होंने, यानी पेस्टिंग का। तो 1800 ये हो गया, तकरीबन 3000 का सूट पड़ गया। और 100 रुपये का ऊपर आप कुछ और लगा लें जो अभी थोड़ी देर में दिखेगा, पता नहीं क्या है। अच्छा, इसकी जो शर्ट की कटिंग है वो तकरीबन 44 इंचज़ की कट हुई है और इसकी मैंने चॉक फोल्डिंग इसी के अंदर से कर डाली है। 2.5 इंच का मार्जिन रखा था। अब कहाँ से मैं लेदर लगाती फिरती, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना इसके नीचे जो लगी, अच्छा पूछेंगे ना आप लोग कि इसके ऊपर ये जो फ्यूजिंग लगी है ये कौन सी है, तो इन्होंने तो मलमल फ्यूजिंग बोला था, कुछ लोग इसे नेट फ्यूजिंग भी कहते हैं। एनीवेज जो भी है। अच्छा, इसकी लंबाई के हिसाब से जब मैंने इसे कट किया तो नीचे से इरेगुलर था, मैंने इरेगुलर ही रहने दिया। जब मैंने ट्राउज़र कट किया उसके बाद ये बबल्स जो इसमें थे मैंने एक दफ़ा और आयरन किया। फिर इसके बाद मैंने ट्राउज़र वैसे ही स्टिच किया जिस तरीके से मैंने आपको पिछले दिनों में क्यूलोट्स बॉक्स ट्राउज़र को स्टिच करना बताया। अल्हम्दुलिल्लाह सही से स्टिच हो गया। इलास्टिक का मार्जिन के ऊपर भी ये बुकरम लगी हुई थी, इसके नीचे अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो कपड़े का ही काम देता है। और दूसरा ये कि इसमें कोई ऐसा मसला मेरे साथ पेश नहीं आया कि जिसने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की हो। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना निशानात के आपको अक्सर जगहों पे नज़र आएंगे, ये उनके रोल के ऊपर
जो धागे धागे नहीं लगे हुए थे उसकी प्रेसिंग आई है, ये चुन्नटें नहीं हैं। जितनी चुन्नटें थी वो मैंने साइड पे निकाल दी हैं और वो कपड़ा मैंने अम्मी के हवाले कर दिया। मैंने कहा बच्चे बच्चे इससे कुछ बना लेंगे। बहरहाल इसके अंदर कोई रिंकल नहीं रह गए थे। मैंने बहुत कोशिश करके इसका सारा सिलसिला ठीक किया है। फिर जनाब बारी आ रही थी कि शर्ट के ऊपर, तो शर्ट के ऊपर जो मैंने 2.5 चौकों का मार्जिन रखा था, तो मैंने चिकनकारी की कुर्ती के ऊपर आपको बताया था ना कि पहले चौकों की फोल्डिंग कर लिया करें, बाद में आप शर्ट स्टिच करें तो फिर बाद में आपको स्टिचिंग आसान हो जाती है। मैं आगे चल के भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसका मैंने काम किया। दामन हम आखिर में बताएंगे, जब मतलब बाजू लगाने से पहले शर्ट की लेंथ देख लेंगे ना, फिर उसके हिसाब से हम इसका दामन बनाएंगे। चलें जी, इसको भी मैंने सीधा पदरा कर लिया था। नेक लाइन का ट्यूटोरियल मैंने आपको ड्रेसिंग मीडिया पे शेयर किया, थोड़ा सा अच्छा सा बनाया है। मतलब कुछ ना कुछ तो नए नए एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। ये देख लें जनाब, सिलाई लगने के बाद सिल्क जो बिसक जाती खिसक जाती है, इस बुकरम की वजह से वो अपनी जगह पे स्टिल है। और मज़े की बात ये हुई कि इसके धागे भी कोई इतने ज़्यादा नहीं निकल रहे थे जिसकी वजह से परेशानी होती है। मुझे ओवरलॉक मैंने नहीं किया, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। अच्छा जी, अब इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये नेकलाइन का ट्यूटोरियल आपको मिल जाता है ड्रेसिंग मीडिया के ऊपर। जो मेन चीज़ें वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी इस वजह से, और व्लॉग के चैनल के ऊपर मैं कोई स्टिचिंग प्रॉपरली नहीं आपसे शेयर कर रही, मैं आइडियाज़ बता रही होती हूँ कि इस ड्रेस को मैं ऐसे लेके चलती हूँ। ये देखें, इस तरह के रिंकल्स आए थे, साइड जितनी है, तो इसी को मैंने इस्तेमाल किया नेकलाइन की बैक के ऊपर। फिर बैक नेकलाइन के ऊपर जो मुझे यहाँ पे ख़ास करके वो करनी है, उरे पट्टी लगानी है। बुकरम तो इसमें कहीं दूसरा लगना ही नहीं ना, यही वाला फैब्रिक जिसके ऊपर बुकरम लगी हुई है यही एज अ बुकरम यूज़ होगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने साइड की फ़िटिंग कर ली थी और इसका नेकलाइन के ऊपर उरे पट्टी लगा ली थी। ये वाला नेकलाइन मैंने बना लिया हुआ था। साइड की फ़िटिंग करने के बाद मैंने ना एक दफ़ा और यहाँ पे पलट के देखा कहीं को गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही रह गया है। इसको मैंने थोड़ा सा खुला क्यों स्टिच किया है, क्योंकि खुला क्या स्टिच किया है, थोड़ा बहुत लग रहा है आपको ना, तो वो इसलिए लग रहा है कि सिल्क है और नीचे मैंने फ़र्स्ट टाइम इसकी फ्यूजिंग किया और इसके ऊपर अस्तर की ज़रूरत रहेगी नहीं क्योंकि सी थ्रू नहीं रह गया। अब चाकू के ऊपर जो फोल्डिंग मैंने शुरू में करके रखी हुई थी ना, उसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ डबल साइड टेप। इस डबल साइड टेप का कारोबार मैंने बड़ा अच्छा शुरू किया हुआ है, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ख़रीदने वाली मैं ही होंगी। तो इतने मैं छोटी ब्रीक वाली फाड़ ली सी, फिर मैंने सोचा नहीं भाई बहुत ज़्यादा लग रही है, बारीक वाली जो है ना मुझे चाइना से मंगवानी पड़ती है, ये मोटी वाली जो है ना रीगल मार्केट से मिल जाती है। अच्छा, मज़े की बात ये हुई कि सदर बेसिकली मैं इस काम के लिए गई थी, वहाँ पे मैंने शूट किए थे वो ड्रेसेस जो मैंने आपको दिखाए, उसमें से पिंक वाला ड्रेस मैंने आंटी के लिए लिया था। मैंने अम्मी को आके बताया कि मुझे वहाँ ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे। अम्मी कहती तुम्हारा दिल नहीं भरता? मैंने कहा दिल तो भर जाता है, बस ख्वाहिश आती है कि मेरे पास अच्छे से अच्छा ड्रेस हो, भले उसे मैं 6 महीने बाद साल बाद पहनूँ, लेकिन ख्वाहिश होती। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही, आप जाती हैं मार्केट में, नहीं भी कोई चीज़ लेनी होती, ड्रेस अच्छा होता है तो ले लेती हैं, बताएं ज़रा, या फिर दिल के ऊपर जबर करके और उसे छोड़ आती हैं और घर आकर सोचती रहती हैं काश मैंने वो ड्रेस ले लिया होता। अच्छा जी, अब इसके बाद ना मैंने इसके दूसरे हिस्से को भी प्रेस कर लेना है, तीसरे हिस्से को भी प्रेस कर लेना है और फिर चौथे हिस्से को भी प्रेस कर लेना है। तुरपाई करनी है इसके ऊपर कोई सिलाइयाँ नहीं चलनी। ये जो आप लोग रॉ सिल्क के कपड़े पहन रहे हो, सिल्क के कपड़े पहन रहे हो, कितने सारों को मैंने देखा है कि वो चाक दामनों को सिलाई कर देते हैं। तुरपाई करते हुए क्या दिक्कत है आप लोगों को? कोशिश करें ना, काम में नफासत आए। देखें अच्छी चीज़ लगती है, मशवरा देना मेरा फ़र्ज़ है, अगे तुम्हारी मर्ज़ी। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने ना साइड की फ़िटिंग बराबर नापी थी, फिर मैंने चौक नापे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था ना आपको कुर्ती थोड़ी लंबी छोटी है, तो उसके हिसाब से अगर मैं ज़्यादा यहाँ फोल्डिंग करती तो मेरी कमीज़ की लंबाई छोटी पै जानी सी। तो फिर ना इसको मैंने इस तरीके से रख के और तकरीबन 1.5 इंच के बराबर नाप लिया है और इतना सा हिस्सा हम फोल्ड कर देंगे, भले वो छोटा हो ज़्यादा, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ कि बाद में उसको कैसे मैनेज करिए। इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा हीट अप हो गया है, इसको आग लग गई है। अच्छा, अब मैंने पता क्या किया था, यहाँ से जितना मैंने निशान लगाया है ना, इतना ही मैंने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया था और साइड के चौकों को नापा तो वो 1.25 इंच की चौड़ाई के थे। तो 1.25 इंच की चौड़ाई के बाद जितना फैब्रिक बच रहा था ना, उसी को फ़ोल्ड कर लिया, डबल फ़ोल्ड नहीं किया, जैसे चौक डबल फ़ोल्ड हुए ना, ऐसा कुछ नहीं था बाबा जी। अच्छा जी, अब इसको मैं जल्दी से प्रेस करती हूँ और इस वक्त आके मेरी बस हो चुकी थी, क्योंकि आज मैं जिम से भी होके आ गई थी और जिम से आने के बाद थोड़ी सी नींद लेने के बाद मैंने ट्राउज़र आके स्टिच किया। जाते हुए मेन जो मुझे सबसे ज़्यादा वक्त लगता है ना, फिरकी भरना लगता है। आप में से कौन कौन सी बहनें हैं जिनको ये धागा चेंज करना और फिरकी भरना सबसे मुश्किल काम लगता है? तो मैंने समझो वो लगा लिया तो समझो मेरा सूट पूरा हो गया। मैंने कहा बातें करते करते आप लोगों को साथ साथ थोड़ा एंटरटेन भी किया जाए, शुरू से मैं उस्तानी बन के आपको सिखा रही हूँ। अब ये देखें ना, ये डबल फोल्ड नहीं हो सकता, तो अब हमने क्या करना है कि पेंसिल की मदद से मैंने निशान लगा लिए थे फोल्डेड हिस्से से ऊपर की तरफ और इसको यूँ करके मैंने इसके अंदर भी डबल साइडेड टेप लगा दी थी
तुरपाई मैं जब फारिग होती हूँ तब कर लेती हूँ, या यूँ समझिए कि मैंने आधे घंटे बाद पहनना है ना मुझे याद आया कि मैंने ये सूट पहना तो मैं तुरपाई कर लेती हूँ। अगर मैं इसको मज़ीद करती ना यूँ तो कख नहीं सी लेंथ रह जानी यदि। तो बस इसको मैंने कंप्लीट किया। ये वाले तो आपको पता है कि मंगल बाज़ार बुध बाज़ार से लेके आई थी, बटन इस पर मैंने लगा लिए हैं। बताइएगा कैसा लगा मेरा ड्रेस, इसका कोई वर्ड सोइंग है भी कि नहीं बताएं। इसकी कंप्लीट लुक मैं आपको इसको लटका के भी ट्राइपॉड पे दिखा देती हूँ। ये तो उसके शॉर्ट्स थे ना। चलें जी, ये रहा जी मेरा ड्रेस। कितना अच्छा, मुझे बताएं इसके साथ ब्लैक दुपट्टा अच्छा लगेगा ना, या फिर कोई डिफरेंट सा कराना चाहिए। वैसे तो मैं स्कार्फ लेती हूँ और अबाया ही पहनना होता है, मैंने स्कार्फ लेके भी क्या करना होता है, लेकिन कहीं जाना हो तो फिर कैसा दुपट्टा लूँ, दस दियो मैनू ये मैं तुरपाइयाँ कर छड़नियाँ ने। और बस यही सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। और अभी मैंने इसका ट्राउज़र पता नहीं आपको दिखाया कि नहीं दिखाया, साइड पे हैंग तो किया था बाबा जी। ये रहा और यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट। बताइएगा मेरा ड्रेस कैसा लगा। 31 हाँ 100 के ये ऊपर बटन लगे थे, 3100 के। मैंने अभी इसमें फ्यूजिंग वगैरह की जो डबल साइड टेप लगाई उसकी कोई कॉस्ट नहीं डाली। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। रब रखा फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।